मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा आज का जो टॉपिक है क्लास 11th का, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्लास 11th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। सबसे पहली बात तो यही कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत लंबी बड़ी काफी चौड़ी सी डिफिनेशन लिखी हुई है, काफी लंबी सी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इस बात पे जाने से पहले मेरी कुछ बातें सुनो। सबसे पहले एक बात तो ये सुनो, लोगों को पहले ये लगता था कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। अभी आपने थोड़ी देर जस्ट एक दो चैप्टर पहले, एक दो कंटेंट पहले वीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तब बॉन्ड बनते हैं। मतलब जनरली ये होता है कि दो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते थे, जिनके बीच में बॉन्ड बनना होता है। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड और ये सब जितने भी बॉन्ड हैं। तो अभी तक तो ये बोलते थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई एंड फला फला ऐसी बातें बोली जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आया कि ये एटम जो है वो एक दूसरे के क्लोज गए। जब क्लोज गए तो वहां पर फिर ये क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, और हम कहते हैं कि बॉन्ड हो बन गया। ओवरलैपिंग के दौरान एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप्स होने के कारण ही मेरा प्यारा बच्चा क्या बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होगी, क्या बड़ी सिंपल आसान तरीके से ऐसे ही ओवरलैपिंग हो जाएगी। मतलब अगर मैं जैसे कार्बन की बात करूं, इन जनरल में बात करूं, मिथेन, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर ले लूं, मिथेन ले लूं, ठीक है। मैं मिथेन से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, मिथेन के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं मिथेन के एग्जांपल से यहां समझा रहा हूं, तो यहां पर देखो मिथेन का एक एग्जांपल दे रखा है। तो नॉर्मली नियम क्या कहता है, नॉर्मली नियम यह कहता है कि अगर मीथेन का तुम आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन लिखो, भाई एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका कन्फिग्रेशन अगर लिखोगे तो क्या जाएगा, 1s2 2s2 2p2। देखिए कन्फिग्रेशन करना सिखाया गया है सारे बच्चों को। अब आपको मालूम है कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल है, कोई बता सकता है आउटर मोस्ट सेल कौन है, एनीवन। पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स करना आना जी चाहिए। जी। यही देखो गड़बड़ बोल रहे तुम लोग, पी नहीं है। पी तो सब सेल है, आउटर मोस्ट सेल जो है वो 2 है। सेकंड सेल ये आउटर मोस्ट सेल है, उस सेल के अंदर दो सब सेल है, एस और पी। आउटर मोस्ट सब सेल अगर कहते तो तुम भले पी बोलते, लेकिन आउटर मोस्ट सेल जो है वो सेकंड है। और आपको मालूम है कि बॉन्ड बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन अपना रोल निभाते हैं, वो यही वाले इलेक्ट्रॉन रोल निभाते हैं, बाहर वाले वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। मे भी हो सकता है वो बॉन्ड बनाए या खाली रहे, लेकिन हम बॉन्डिंग के दौरान जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करते हैं। ये हम बिल्कुल ऑक्टेट से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ये जो है 2s में और 2p में यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल सेकंड है यहाँ पे। तो जनरली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन बनाया गया, तो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा आया, एक आया 2s और एक आया 2p। 2s आया और 2p आ गया। चलिए जी, 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है और 2p में कितने होते हैं मेरा बच्चा, 3 ऑर्बिटल। ये p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो चाहे जो भी हो, p के अंदर 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल और s के अंदर एक ऑर्बिटल। अब यहां पर प्यारा बच्चा देखो होगा क्या कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 और 2। कहानी कुछ इस तरीके से बन रही थी। कहानी जब कुछ इस तरीके से बनी तो नियम यह कहता है कि भैया एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। लेकिन अच्छा, ये है ग्राउंड स्टेट में, कार्बन अभी क्या है मेरा प्यारा बच्चा, ग्राउंड स्टेट में। अब जो कार्बन है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। सर व्हाट इज मीन बाय एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक थ्योरी ये कहता है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं जो जनरली क्या होते हैं, हाफ फील्ड ऑक्युपाइड होते हैं। मतलब यहां पर कार्बन ये कोशिश करता है कि जब ये थोड़ी सी एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, इन अ फॉर्म ऑफ हीट, किसी भी फॉर्म में एनर्जी गेन करेगा। भैया तुम देखा होगा कि कई बार रिएक्शन कराते समय हम हीट भी करते हैं और कुछ में रिएक्शन अपने आप जल्दी से हो जाती है। तो मान के चलो कि यहां पर जब हमने थोड़ा सा हीट किया, तो उससे जो कार्बन का ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बनाने से पहले क्या चाहता है, भाई देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल भी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दोनों जो है वो आपस में रिपल्सन भी कर रहे हैं, रुके हुए हैं। मजबूरी है उनकी रुके होना, भाई जैसे कई लोग अपना रूम शेयर करते हैं, लेकिन भले एक दूसरे को ना पसंद करते हो, मजबूरी है शेयर करना। वैसे यहाँ पर ये बस रुके हैं, लेकिन जैसे ही इनको एनर्जी मिलता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो जाता है और वैकेंट ऑर्बिटल को देख के आगे शिफ्ट हो जाता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां चला आया। अब जरा इनके शेप के बारे में डिसाइड कर लेते हैं, शेप कैसा होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स। ये देखो लिखा है 2s है और ये है 2p। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल। आप लोगों को मालूम है जनरली, क्या मालूम है कि जो s ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। 2s ऐसा होता है। और जो p ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल वो कैसे होते हैं, डंबल टाइप के शेप के, ऐसे सिंगल डंबल टाइप के शेप के। तो 3 p ऑर्बिटल हो गए, एक्सिस अलग अलग हो गई, px py pz। तो एक को हमने मान लिया px, एक को हमने मान लिया py, एक को हमने मान लिया pz। ये 3 ऑर्बिटल। तो ये कार्बन जो था वो सेंट्रल एटम था। हम ये मान के अभी तक चल रहे थे कि कार्बन जो है दैट इज सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा और 4 हाइड्रोजन उसके चारों तरफ रहेंगे, 4 हाइड्रोजन उसके चारों तरफ रहेंगे। तो बॉन्डिंग का पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता था, बॉन्डिंग का पुराना कॉन्सेप्ट ये कहता था कि भाई अब यहां पर बड़ा सिंपल तरीका है। हाइड्रोजन जो होता है उसके पास केवल एक ही सबसेल होता है, सेल कहो या सबसेल कहो, एस। तो हाइड्रोजन का एक एस सबसेल जो कि स्फेरिकल है, हाइड्रोजन का दूसरा सबसेल जो कि स्फेरिकल है, हाइड्रोजन का तीसरा सबसेल जो कि स्फेरिकल है, हाइड्रोजन का चौथा सबसेल, अब मैं गलत बोल गया, 4 हाइड्रोजन है इसलिए चौथा सबसेल मैंने बोल दिया। यहाँ पर ये नहीं कि एक हाइड्रोजन का चौथा सबसेल, मतलब पहले हाइड्रोजन का पहला एक हाइड्रोजन का पहला सबसेल आ गया, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक एस सबसेल होता है, तीसरे हाइड्रोजन के पास भी एक एस सबसेल होता है, चौथे हाइड्रोजन के पास भी एक सबसेल होता है। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ऐसे ये ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। मतलब मैं इसको यहां बनाऊं, जो एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये कहता कि भाई ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते, क्योंकि यहां पर जब तुम मिथेन देखो तो मिथेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा, ये आपने पढ़ रखा है सिग्मा पाई क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं कोई बता सकता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं कोई, किसी सर सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में बनते हैं, लेकिन किस टाइप की ओवरलैपिंग से बनते हैं, सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस पढ़ाया था। एक टाइप की ओवरलैपिंग होती थी उससे सिग्मा बनते थे, दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग होती थी उससे पाई बॉन्ड बनते थे। उदित क्या बोल रहे, फिर से बोलो। एंड टू एंड। हाँ एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बनेंगे। देखो मेरी एक बात प्यारे बच्चों सभी लोग समझ लो, तुम लोगों ने जो 10th में पढ़ा है ये तुमको भी मालूम है कि कोई बहुत कम मेहनत हुई है। अच्छे नंबर लाना इस बात का क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं आपको बहुत कंटेंट आता है, मेहनत नो डाउट थोड़ा बहुत किया होगा आपने, लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो 10th और 11th में बहुत ज्यादा अंतर है। आप लोग जो जो उसमें IIT नीट के बड़े बड़े सपने देखते तो हो, लेकिन बेसिक चीजों पे आप रिवीजन तक नहीं करते हो। यही मैं देखता हूं कि पेरेंट्स भी बहुत खुश हो के हाँ हमारा बच्चा 95 99 97% पाया है, अब तो हम बहुत तीर मार देंगे। लेकिन होता क्या कि जब तुम नॉर्मल बोर्ड के लेक्चर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ओवरऑल फिर यही होगा कि अभी नकल देके ऑनलाइन पेपर दे लोगे, जहां ऑफलाइन से आपका सामना पड़ेगा तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, क्योंकि हो सकता है नकल ना कर पाओ, पेपर आपको आ नहीं रहा होगा, रट रट के कितना जाओगे। आपको डेली कंटेंट याद होना चाहिए। चलिए यहां पर हम कह क्या रहे थे कि जो हाइड्रोजन होता है ये हाइड्रोजन इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, और 4 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है। बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया बॉन्ड बनेंगे कैसे, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है बॉन्ड बनेंगे ओवरलैपिंग से। लेकिन इसी ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में, इसी ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया। कहा गया कि सब कुछ इतना सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल साइड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से बस ओवरलैप कर लेंगे और बॉन्ड बन जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है। पूछेंगे क्यों ऐसा नहीं होता है, तो क्योंकि अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता है यहां पर तो ये चारों बॉन्ड जो होते वो अलग अलग नेचर के होते, क्योंकि ये P है, ये P है, ये P है और ये SS है, तो इनके साथ ओवरलैप होता तो हम कह सकते थे कि 3 बॉन्ड एक तरीके के हैं, 3 बॉन्ड एक तरीके के हैं, लेकिन ये S और S के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होना चाहिए था कि एक बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, बाकी 3 बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं। मतलब अगर ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल को देखो और उनका नेचर देखो तो आपको लग रहा होगा कि यार 3 में तो S और P की ओवरलैपिंग हो रही है,
एक में एसएस की ओवरलैपिंग हो रही है, तो कम से कम एसएस ओवरलैपिंग वाला बाकियों 3 से तो डिफरेंट होना चाहिए था। डिफरेंट किस में? डिफरेंट हो सकता है बॉन्ड लेंथ में हो जाए, डिफरेंट हो सकता है बॉन्ड एंगल, वॉटएवर जितने भी बॉन्ड पैरामीटर में है, कुछ बॉन्ड पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन बड़ा सरप्राइज तरीके से देखा गया, ये देखा गया कि जो मिथेन होता है मेरा प्यारा बच्चा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मिथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबकी सेम होती है। मतलब जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ऑल हैव द सेम बॉन्ड लेंथ, मतलब जितनी डिस्टेंस है सबके बीच में बराबर है। ऑल हैव द सेम बॉन्ड एंगल, इवन सबके बीच का बॉन्ड एंगल भी सेम है, 109 डिग्री 5 मिनट, या जो भी आप याद करते हो 28 मिनट, ठीक है। और इवन ये आपको लग रहा होगा कि ये एंगल कम है, लेकिन ये कल मैं पढ़ा रहा था कि 3D में स्ट्रक्चर होता है, 3D में स्ट्रक्चर होने के कारण सबके बीच में एंगल सेम होता है। जैसे ये देखो, ये भी टेट्राहेड्रल नीचे वाला इमेज दिखा रहा है, एंगल अगर देखो तो सबके बीच में इक्वल इक्वल दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखो। तो अब जब लोगों को ये लगा कि यार बिल्कुल नॉर्मल ओवरलैपिंग हो जाती, अच्छा देखो फिर मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं। बॉन्ड तब बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स करते हैं, जितने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप करते तो पाई बॉन्ड बनता। ये कहानी है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से देख लें कि सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल साइड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से चुपचाप ओवरलैप कर लें, अगर ऐसा कुछ होता तो मिथेन के 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए थे और एक बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि इन मिथेन ऑल द बॉन्ड्स आर सेम। जो मेरा प्यारा बच्चा ऑब्जर्व किया गया, वो ऑब्जर्व क्या किया गया, ध्यान से सुनो। क्या ऑब्जर्व किया गया? ये ऑब्जर्व किया गया कि इन मिथेन all bonds are equivalent। मिथेन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है, सेम है, सिमिलर है। तो कहा गया यार कुछ नया कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। साइंटिस्ट ने सोचा कि कुछ नया थ्योरी, नया कॉन्सेप्ट देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया कॉन्सेप्ट निकाला। और क्या कहा इन्होंने? कहा कि यार एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, नो डाउट, लेकिन ओवरलैपिंग से पहले एक काम होता है। क्या वर्क होता है? आप अगर सेंट्रल एटम को देखो, जो सेंट्रल एटम बीच में एटम होता है, तो कार्बन के केस में 4 ऑर्बिटल थे जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे थे। ये 4, ये s और p, मतलब एक s ऑर्बिटल था जिसका नाम था 2s, और ये 3 थे आपके 2p ऑर्बिटल। ये 3 2p थे, 2p, और उसमें से अगर नाम अलग अलग करो तो 2px, 2py, 2pz। अच्छा देखो, अगर देखा जाए तो इन तीनों की तो एनर्जी लगभग सेम होती है। इन तीनों की एनर्जी सेम होती है। किसी को पता है कि जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको कहते क्या है? एक वर्ड देखें कितना याद है तुम लोगों को। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, उनको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये ऑर्बिटल थोड़ा अलग था, ये ऑर्बिटल थोड़ा डिफरेंट था। तो अब देखा क्या गया कि यार इसका शेप भी अलग है और एनर्जी भी अलग है इनके बीच में। तो नया कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बॉन्ड बनने से पहले ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल एटम के, आउटर मोस्ट शेल के, ये पहले क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। दे विल ऑल इंटरमिक्स। कहा गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे विल इंटरमिक्स ईच अदर। ये इंटरमिक्स हो जाएंगे विद ईच अदर, इंटरमिक्स विद ईच अदर। ये आपस में ही क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे, पहली बात। और मैं इन ऑर्बिटल के बारे में बोल दूं, दीज ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, एंड डिफरेंट शेप। दे हैव द डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। दे हैव डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप। इंटरमिक्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो गए मेरा प्यारा बच्चा? इंटरमिक्स हो गए। अब जैसे इंटरमिक्स हो गए तो अब होगा क्या? ध्यान समझो। जैसे इंटरमिक्स हो गए चारों के चारों ऑर्बिटल्स, जैसे चारों के चारों ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो कहा गया कि न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो क्या होंगे? नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, नए टाइप के न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म। फिर समझो, सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट सेल वाले जो बॉन्ड बनाने में ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे थे, वो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और जिनकी एनर्जी भी सेम है, जिनका शेप भी सेम, सॉरी एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। इंटरमिक्स हो जाने के बाद नए ऑर्बिटल बनेंगे,
कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? इक्वल नंबर के, जितने ओवरलैप हो रहे थे। 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं, तो चारों जब ओवरलैप करेंगे तो 4 नए बनेंगे। अब जब ये 4 नए बन रहे हैं तो इनका शेप भी बदल जाएगा, न्यू शेप। मतलब अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ऐसे होंगे, देखो ऐसे। अंतर देख रहे हो? इसमें डंबल बीचों बीच में ऐसे बन रहा था, यहां पर मैंने हल्का सा केवल छोड़ा है, ठीक। 4 टोटल 4 मिक्स हुए हैं तो 4 नए बन गए। कहा गया कि भैया 4 जो होंगे नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 न्यू ऑर्बिटल्स, 4 न्यू ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड, 4 न्यू ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड। ये हुआ। ये देखो जो तुम यहां डायग्राम देख रहे हो ये यही है। कार्बन का जो सेंट्रल एटम है, वो कार्बन का सेंट्रल एटम के जो 4 ऑर्बिटल थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी, ये चारों के चारों इंटरमिक्स हो गए, मिक्स हो गए आपस में ही, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी भी अलग अलग थी। तो क्या हुआ यहाँ पे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी हुआ। एनर्जी का क्या हो गया मेरा बच्चा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और जब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो नए ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी भी सेम है, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म। वो नए ऑर्बिटल बने हैं जिनकी एनर्जी भी सेम है, जो नए ऑर्बिटल बने इनकी एनर्जी भी सेम है, और इनका जो शेप है तुम खुद ही देख रहे हो, ये भी क्या है? सेम है। बनने वाले जो नए ऑर्बिटल्स हैं, इन नए ऑर्बिटल्स को हम एक नाम भी कहते हैं। इन्हें कहते क्या है? इन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं इन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनके बनने की प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अब थ्योरी ये कहता है कि कार्बन के सेंट्रल एटम जब इस तरीके से ओवरलैप होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, फिर अपने आप वो अरेंज करेंगे खुद को, और अब ये जो 4 हाइड्रोजन है, अब ये जो 4 हाइड्रोजन है ये एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे कुछ ऐसे। अब ये जो 4 हाइड्रोजन थे ये कुछ इस तरीके से एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, दे विल ओवरलैप एंड टू एंड। और एंड टू एंड ओवरलैप करने के बाद ये यहां पर क्या बना लेंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड, जो तुम अभी देख रहे थे कि भैया 4 सिग्मा बॉन्ड बना था, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, अब तुमको लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या है कॉन्सेप्ट। यस। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल साइड एटम से डायरेक्ट, साइड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। एनर्जी उनकी अलग अलग थी तो अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का, सबका बराबर बराबर हिस्सा बटेगा, तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। जितने ओवरलैप हुए थे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। और ओवरलैप होने के बाद जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनकी एनर्जी भी सेम है, उनका शेप भी सेम है। बनने वाले नए ऑर्बिटल को कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? Process of the intermixing of the atomic orbitals of the central atom having the different energy and different shape and forming a new orbitals having the same energy and same shape are known as hybrid orbital, and the process is known as hybridization. Simple way है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे और आ गए और हाइड्रोजन इस तरीके से ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे चुपचाप। तो अब डिफिनेशन पे आओ। अभी तक मैं केवल डिफिनेशन सिखा रहा था, ठीक, जैसे डिफिनेशन कवर हुआ आपका। अब डिफिनेशन पढ़ो, देखो अब साथ समझ में आ जाए डिफिनेशन। It can be defined as the process of intermixing of 2 or more than 2 atomic orbitals of central atom। यहां तक तो पता ही है, सेंट्रल एटम के 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है। दे हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, जिनका एनर्जी और शेप अलग अलग होता है। एंड आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है और उसके बाद क्या होता है? न्यू इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर फॉर्म। जितने ओवरलैप हुए थे उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, हैविंग द सेम एनर्जी एंड सेम शेप। बनने वाले जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होता है। आर फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो बने हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। चलो देखिए कौन बता सकता है हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन। कोई एक लोग हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन बता सकता है? अस्मिता बताओगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? समझ हो गए, देख इंग्लिश में तुम लोग पढ़ते भी हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोल तो लोगे ही। पहले अच्छा हिंदी में समझाओ कोई लोग। दीपांशु हिंदी में समझाओ, श्रेया या दीपांशु में से कोई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाँ बताओ श्रेया। तो सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, मतलब मिक्स होकर न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो पुराने वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके शेप और एनर्जी अलग होती है, लेकिन जो न्यू फॉर्म होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और बस इतना है, इतना ही लिख के आ जाओगे।
बनने वाले जो न्यू ऑर्बिटल होते हैं उनको कहते और क्या है? सर हाइड्रोजन इक्वल एटम नंबर होते के हैं होते वो हैं। अब बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं नहीं, अपना। हाइड्रोजन एटम तो साइड एटम बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, दैट इज अनदर थिंग, उसको थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो खाली इसी इतने को इनके बनने को ही कहते हैं, बस इतने को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो तो बाद में बॉन्ड बनाए। आगे ये बोलना चाहिए था न्यू ऑर्बिटल जो बने हुए हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब और कौन बताना चाहता है जो बोल पाए प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन? कोई भी एक लोग? कोई भी नहीं? वाह, ऐसे नहीं चलता बेटा। हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन हिंदी में समझा दो कम से कम। कंचन बता पाओगी बेटा हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन हिंदी में? सब लोग डरते हैं, शर्माते हैं कि हाँ हमसे गलत ना हो जाए। गलत नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? दीपांशु बोलो तुम, या प्रणिका आप बताओ हाइब्रिडेशन क्या होता है? सर हाँ बोलो सर, दीपांशु तुम्हें बोलो। सर जो सेंट्रल एटम होता है वो जब एटम डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन करता है तो उसकी जो हाँ, एनर्जी सेंट्रल होती है। एटम डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन करता है, क्या बोल गए हो? एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल सब अलग अलग होता है भैया। सेंट्रल एटम डिफरेंट एटम के साथ ओवरलैप करता है, तो ये कहाँ वर्ड सही है? और कोई बताना चाहे? कोई भी? अस्मिता? सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल अच्छा, आप से लोगों को डिफरेंट स्क्रीन ऑर्बिटल्स के स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है कि मैं इसको शेयर करूं? जिससे अगर ब्लर दिख रहा हो किसी को तो बता सकता है, मैं शेयर करूंगा तो शायद प्रॉपर दिखने लगे। ऐसा तो कोई नहीं जिसको स्क्रीन प्रॉपर ना दिख रही हो, ब्लर दिख रहा हो थोड़ा बहुत? से दिख रहा है सही। ठीक है, दिख रहा तो अच्छी बात। तो अब मुझे कौन बताना चाहेगा? स्पर्श, अस्मिता, कोई भी एक लोग, हाइब्रिडेशन क्या होता है? चलो अब एक बार पढ़ लो पहले। अच्छा पढ़ लो ना, तुमको पढ़ने में टाइम नहीं दिया और हमसे पूछ ले रहे हैं। सभी लोग पढ़िए। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज। जल्दी पढ़िए। सर मैं बताऊं अब एक बार? कौन बोलना चाहता है तो? सर मैं हाँ बोलो स्पर्श। सर एक एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी अलग अलग एनर्जी होती एक है। एटम ना बोलो यहाँ पर, यहाँ बोलो सेंट्रल एटम। हाँ ये सर क्योंकि सेंट्रल एटम की। हाइब्रिडाइजेशन साइड वाले एटम में नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम जो होता है उसमें होता है। ये फिनोमिनन कहता है, इसलिए हम वर्ड कौन सा यूज होना चाहिए? सेंट्रल एटम। अब आगे बोलो। सर सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो जितने होते हैं हम्म उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। हम्म तो फिर वो अ, वापस हम्म वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम्म उनके बीच में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और इक्वल नंबर फॉर्म होते हैं वापस एटॉमिक ऑर्बिटल के जिनके पास सेम एनर्जी होती है, और उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपसे सीधे पूछा रहा था तो आप ये कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम हैव द डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, they intermix with each other and form new orbitals having same energy and same shape, and redistribution of energy take place, and forming new orbital are known as hybrid orbital, and this process of intermixing of atomic orbital is known as hybridization. आपको बोलना आना चाहिए, अब बड़े हो गए क्लास 11 में, ठीक है? अंतर यही है कि क्लास 10th और 11 में। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, उस बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन के कई सारे टाइप हैं। देखो जैसे अगर एक एस और पी ओवरलैप होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा, एक एस और दो पी ओवरलैप होंगे तो sp2 होगा, एक एस तीन पी ओवरलैप होंगे तो sp3 होगा, अगर ये चार लोग ओवरलैप होंगे तो sp3d होगा, और sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब किसी एक के डिफिनेशन ध्यान सुनो, कैसे डिफिनेशन है सुनो, एक मिनट रुको, अभी रुक जा सुनता। जैसे sp3d हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन पूछ ले, एक हो गया केवल हाइब्रिडेशन की डिफिनेशन, और उसी में जब इंडिविजुअल डिफिनेशन पूछे, अगर तुम इनको सामने देखो तो 5 डिफिनेशन है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन या डिफाइन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, माना ऐसे अगर पूछे तो अब ऐसे कंटेंट में करना क्या होगा? आप ऐसे बोलोगे कि व्हेन 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल आर
intermix with each other and form 5 new orbitals having same energy and same shape. Forming these new orbitals are known as, ये जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं इनका सबका नाम क्या होगा? इसका भी नाम sp3d होगा, इसका भी नाम sp3d होगा, सबका नाम sp3d होगा। इनका एनर्जी और शेप सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। एनर्जी भी सेम होगा, इनका शेप जो होगा ये भी सेम होगा। बनने वाले नए ऑर्बिटल को sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यस सर, समझ गया। दूसरा एग्जांपल समझो। माना अब मुझे डेफिनेशन बोलना है किसके बीच में? मुझे बोलना है sp3 की डेफिनेशन। तो क्या बोलोगे? व्हेन वन s ऑर्बिटल, देखो जैसे मैंने एक कॉमन लैंग्वेज बना के रखी, देखो यहाँ पे, जैसे आप लोगों को अगर क्लियर ना हो, मैं देखता हूँ हर साल बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एक कॉमन लैंग्वेज बना दी है। अब मैं sp3 के हिसाब से यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक, sp3 के हिसाब से फिल कर दे रहा हूँ। कैसे? व्हेन sp3 में एक s है, तो व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, एंड आगे ऐड कर सकते हो डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, ये भी ऐड कर सकते हो। इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म, टोटल कितने ओवरलैप हो रहे थे? 4, तो बनेंगे कितने नए? 4 ही बनेंगे। एंड फॉर्म 4 न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप आर नोन एज, जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूँ ये चीज तुमको समझ में आ रही होगी, कैसे फिल करना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। इस पर एक Yes, लोग, sir. 2 लोग खाली बस। यस सर आ गया। ठीक है, चलो। तो उदित फिर हमको इसी बात पे डेफिनेशन बता के सुनाओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। मैं मिटा नहीं रहा हूँ, देख के बताओ खाली। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन? when s हाँ। orbital and 2p orbitals having हाँ। slightly different energy intermix with each other and form And form three new orbitals having same energy and same shape are known as sp2 hybrid orbitals, and this phenomenon is known as sp2 hybridization. बिल्कुल सही। मतलब अब आपको खाली ये जगह भरनी है और जगह भर के आप आराम से डेफिनेशन बना सकते हो, एनर्जी साथ शेप भी ऐड कर सकते हो। अब डेफिनेशन हमें बता सकते हैं इस पर, तुम्हें अगर समझ में आ गया तो इसकी डेफिनेशन बताओ sp3d की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन? यस सर। बताओ। Sir, when one s orbital, 3p orbital, and 1d orbital having slightly different energy and shape intermix with each other, five new orbitals having same energy and same and form 5 new orbitals. and form 5 new New orbitals having same energy and same shape are known as sp3d hybridization, and the process is known as sp3 orbital, and the process is known as sp3d hybridization. उसमें थोड़ा थोड़ा एक दो जगह मिस्टेक किए हो। Yes, अब मुझे डेफिनेशन बताओ श्रेया, sp3d2 की डेफिनेशन, sp3d2 की डेफिनेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। सर sp3d2 की, हाँ सर एक सेकेंड। अरे रुके भैया, डेफिनेशन सामने लिखी है, खाली भरना बनना है, तब ये हाल है तुम लोगों। बोलो बोलो, किसी और से पूछे? So one s orbital and three orbital of p and d and one orbital of d with, अच्छा, 1 ऑर्बिटल ऑफ डी। यहाँ d1 दिख रहा है, d2 में, d2 में सर d2 है। ओके सर, two स्टार्टिंग से orbital of d, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलो। so when one orbital of s and three orbital of p and two orbital of d having slightly different energy and shape intermix with each other and form six new orbitals having same energy and same shape are known as sp3d2 hybrid orbits, and the process is called, and the phenomena is called the sp3d2 hybridization. ठीक है, अब ये समझो, जो 6 नए बनेंगे ना, हर एक का नाम sp3d2 होगा, हर एक का नाम होगा। जैसे इसमें 4 बनेंगे तो 4 अगर बने तो चारों का नाम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसका नाम भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3। तो उम्मीद करता हूं यार अब जाके डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। सर, हाँ सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? नहीं, स्क्रीन शेयर कर दूं? अच्छा। चलो अब नेक्स्ट देखो,
अब यहाँ तक की चीजें कंटेंट हो जाने के बाद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये सब तो पूरा हो जाने के बाद आगे की चीजें समझो। हाइब्रिडाइजेशन की पूरी डिफिनेशन मैंने समझा दी कि सेंट्रल एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स हो जाने के बाद जितने इंटरमिक्स हुए, जो पहले इंटरमिक्स हो रहे थे उनकी एनर्जी, उनका शेप सब कुछ अलग था। इंटरमिक्स हो जाने के बाद इक्वल नंबर जितने थे उतने ही जितने मिक्स हुए हैं उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप सब कुछ सेम होगा। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और बनने वाले नए ऑर्बिटल जो हैं उनको बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस प्रोसेस को बोलेंगे पूरा हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये लैंग्वेज भी बहुत यूज होती है। ये मैंने एक बार जब बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। जैसे अगर मैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो एसपी में एक एस और एक पी इंटरमिक्स हो गए, दो नए बनाए। जो दो नए बनाए हैं इनका नाम है एसपी एसपी। तो ये एसपी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं तो उसमें होता क्या है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर है। मतलब देखो जब ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई तो ये भी तो कहते हैं, जैसे माना हमने ऐसे बोला कि बच्चा जब नया होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं मम्मी की इतनी क्वालिटी आई, पापा की इतनी क्वालिटी आई। सिमिलरली जब ऑर्बिटल जिनकी मिक्सिंग हुई है उनकी मिक्सिंग होने के दौरान हम ये बोलेंगे कि कौन कौन सी ऑर्बिटल की कितनी कितनी प्रॉपर्टी आई, कितना कितना करेक्टर उनके अंदर आया। तो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, क्योंकि दो ही लोग मिक्स हुए हैं तो इसमें कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों बराबर बराबर हो गए, एक एस एक पी। तो इसलिए जो बनते हैं उसमें 50% एस करेक्टर होता है, 50% पी करेक्टर होता है। ये बात याद रखना, ऑर्गेनिक में बड़े काम की चीज है। एसपी के अंदर 50% एस करेक्टर, 50% पी करेक्टर। sp2 में देखो, sp2 में अगर हिस्सा देखा जाए तो 1:2 हिस्सा है, मतलब टोटल 3 अगर है तो 1:2 हिस्सा है। तो अगर आप निकालो 1/3 करो तो 1/3 आता है लगभग 33.3%। तो केवल एक ही एस था तो इसलिए एस करेक्टर कितना होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 33.3% और पी करेक्टर होगा इतना। sp3 में देखो, sp3 में टोटल हो गए 4 और अगर 100 हिस्से को 4 से डिवाइड करो तो 25-25 सबके हिस्से में आता है। तो टोटल, हाँ सर आप स्क्रीन शेयर कर रखे हैं ना? बेटा स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ बच्चा, नॉर्मली जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा रहा हूँ। मतलब आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, मेरे में स्क्रीन आ ही नहीं रही है। बेटा तो वो तो आपको दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा ना, स्क्रीन तो मैंने शेयर तो की मैं ही इतनी है। देर से कर रही हूँ सर, अगर मैं लॉग आउट हो जाऊँ तो मेरी प्रेजेंट लगा दीजिए। ठीक है हम प्रेजेंट लगा देंगे, आप दूसरी आईडी से एक बार ज्वाइन करके देखो, ठीक है। अब देखो सर हाँ उदित बोलो। तो sp2 में 50:25:25 का नहीं होगा? sp3 में, नो सर sp2 में sp2 में क्या कहना चाह रहे हो, कितना कितना हो? 50:25:25। अरे नहीं बेटा, जो बने हैं उनके अंदर करेक्टर पूछा जा रहा है ना। जैसे एक नया ऑर्बिटल बना, अब ये 3 नए बने हैं, अब इसके अंदर पूछा जाएगा ना एस कितना है और पी कितना है, तो 3 रेशियो कैसे बना दोगे? यस सर। इसके अंदर एस कितना है, इसके अंदर पी कितना है, तो हम कहेंगे इसके अंदर एस करेक्टर 33% है और पी करेक्टर इतना है। तो sp3 में क्या आएगा कि जो भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसके अंदर एस करेक्टर कितना होगा 25% और पी करेक्टर कितना होगा 75%। ये इतनी चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये मतलब आपको करेक्टर इनका याद होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ करेक्टर कितना होता है। अब इतनी चीज याद हो जाने के बाद, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ लेने के बाद, अब अगला मेथड आता है कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। ये भी एक नया टाइप टॉपिक आया है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जैसे वही जैसे पढ़ रहे थे, माना कोई पूछ ले कि वाटर जो है, इस वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वाटर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वाटर का जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अभी इससे पहले जब तुम पढ़ रहे थे शेप पढ़ रहे थे, शेप और ज्योमेट्री क्या थी। अब यहां पर पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। तो जो फॉर्मूला तुम वहां अप्लाई कर रहे थे सेम फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बदल गया है कहानी। जैसे माना तुम्हें अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, देन हाउ वी विल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया, समझो जरा। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया अगर निकालना है तो फॉर्मूला तुमने इससे पिछली वाली क्लास में अप्लाई किया था। पहले आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, सेम फॉर्मूला, वहां इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला था, यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है। फॉर्मूला लगा दिया हाफ। वी यहां पर क्या होता था, किसी को याद है वी क्या होता था पहले? वी क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल होता इन था, सेंट्रल एटम। तो कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के, किसी को पता है? 5। हाँ कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के वैलेंस अरे इलेक्ट्रॉन? 5 चौथी बार बोल। हाँ 5 हो गया। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। वेरी गुड। ना तो कोई निगेटिव चार्ज है ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पूरा सॉल्व किया तो देखो कितना आया, 4 आया।
अब एक चार्ट है, वो चार्ट तुम्हें याद करना है, वो भी कोई कठिन चार्ट नहीं है कि यार बहुत कोई कठिन है समझ में ही नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखो, अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो sp3, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। और ये काउंटिंग के बेसिस पे देखो, s और p मिलकर 2 हो गए, 2 ये और ये 3, 3 और 1 4, 3 2 5, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बेसिस पे याद करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमको पता चल गया कि 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। और हम एक शेप निकालते थे वीएसपीआर थ्योरी से, और एक स्ट्रक्चर निकाला जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो हाइब्रिडाइजेशन से जब स्ट्रक्चर पूछेगा तो वही निकल के आएगा जो वहां से निकाल रहे थे। लेकिन आप एग्जाम क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा कि पूछ कैसे रहा है। वहां पर सीधे सीधे बोल रहा था कि फाइंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बाय हेल्प ऑफ वीएसपीआर थ्योरी। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के दिखाना पड़ेगा, इतने बॉन्ड पेयर, इतने लोन पेयर, इसलिए उसका स्ट्रक्चर ये। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन से पूछेगा तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालोगे। जैसे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आए 4, तो पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अमोनिया की sp3। व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया sp3, और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। देखो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, कंफ्यूज मत होना, ज्योमेट्री बदलती है लेकिन स्ट्रक्चर सेम होता है। उस दिन भी यही मैं बता रहा था, ज्योमेट्री जो अमोनिया की निकाल रहे थे तो वो आ रहा था पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक लोन पेयर था 3 1 वाला आ रहा था, 3+1 वाला। तो भले उसका ज्योमेट्री बदल जाए, ज्योमेट्री इसकी भले वो हो क्या कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो टेट्राहेड्रल ही रहेगा। मैं एक और पे अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन। फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते चलिए। यही चार्ट मेन है, ये चार्ट और फॉर्मूला, बस आप रेशन निकाल ले जाओगे। जब कम्पिटिटिव अप्रोच में जाओगे तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा शॉर्टकट सिखाऊंगा जो इन मेथड से नहीं निकल पाते हैं, बोर्ड में क्यों इतना ही आता है। अब आपने फॉर्मूला लगाया, हाफ नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, मोनोवैलेंट एटम 4 है, और हमने बताया था C का मतलब कैटायन का चार्ज, और कैटायन का चार्ज कितना है 1, तो ये 1 घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एनायन है नहीं, निगेटिव चार्ज है नहीं, तो यहाँ 0। तो जैसे आपने अप्लाई किया तो देखो कितना निकला, ये निकला 4। तो यहाँ पर भी अमोनियम आयन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और स्ट्रक्चर जो होगा वो भी टेट्राहेड्रल ही होगा। अब और भी कुछ मॉलिक्यूल आप अपने दिमाग में बना के कुछ ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने कहा माना PCl5, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग PCl5 हियर। अब PCl5 हम चलो पता करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में V + M - C + A, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम में, फास्फोरस है तो ग्रुप 15 में आता है, ये 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 5, तो 5। मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो तो 5 है। देखो साइड वाले एटम सीधे मोनोवैलेंट में साइड वाले ही आते हैं नॉर्मली, लेकिन मोनोवैलेंट याद भी रखो जिनकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पर क्या जाएंगे 5, ना तो कोई निगेटिव चार्ज ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज, टोटल निकला 5। जब हाँ उदित, तो इसमें मोनो मतलब वाले ज्यादा एग्जांपल मोनो का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे क्लोरीन सिंगल वैलेंसी रखता है, क्लोरीन। अब माना अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता तो वो डाईवैलेंट है, लेकिन अब ये हो गया कि जैसे डाईवैलेंट या कोई और वैलेंसी वाला अगर जुड़ा होगा साइड में, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आते, कॉम्पिटिटिव में आते हैं, तो उसके हम अलग तरीके सिखाते हैं। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके सिलेबस में जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिसका पूछेगा उसमें सेंट्रल पे भले कोई हो, साइड में या तो हाइड्रोजन होंगे या तो हैलोजन होंगे, बस 2 ही होंगे। ये तुम खुद ही चेक कर लेना, साइड वाले केवल हाइड्रोजन और हैलोजन ही तुमको मिलेंगे, और इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट बोलते हैं। तो आपको बस ये अप्रोच दिमाग में रखनी है। अब 5 आया तो 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और अगर स्ट्रक्चर पूछे तो ट्रायगोनल बायापिरामिडल। 5 वाले में अगर जाओगे तो देखोगे स्ट्रक्चर ट्रायगोनल बायापिरामिडल मिलेगा। देखो पीछे चार्ट में ये देखो क्या मिला, 5 में ट्रायगोनल बायापिरामिडल। तो सिंपल सा तो टास्क है, हाइब्रिडाइजेशन कोई बहुत कठिन, बहुत बड़ी, कोई बहुत हवा चीज नहीं है, मतलब आसान सी चीज है, बस आपको ध्यान देने लायक चीज है। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन का एक अगला हम टास्क आपको और सिखाने जा रहे हैं। ये जो चीज सिखाने जा रहे हैं ये कभी कभी 2 या 3 नंबर में डायरेक्ट आ जाता है और बच्चे इसमें बहुत गलती भी करते हैं। देखो जैसे मैंने मिथेन का बिल्कुल शुरू में ध्यान दो, मिथेन का मैंने ये बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका था, मिथेन का था। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर।
ये नहीं कि मीथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पूछो और आप ऐसा बना के चले आओ, ऐसा बनाने पे आपको 0 नंबर मिलेगा। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो 3 स्ट्रक्चर वो बहुत पूछता है। मीथेन का तो तुम सीख ही चुके हो। अब हम सीखेंगे 3 चीजों का, इथेन, इथीन और इथाइन। किसका सीखेंगे? इथेन, इथीन और इथाइन। ठीक है, इन तीनों का सीखते हैं, फिर क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। पहले तो इनका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो ये है। अगर माना तुम्हें इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो ये बन गया, देखो इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना कैसे है मैं वो सिखाने जा रहा हूं। लेकिन तुम लोग क्लास 11th में अभी हो, 10th में ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वहां पर इथेन का स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और यहां पर कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन रहते हैं। ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चर यही पढ़ा होगा जितना मुझे याद है। अगर नॉर्मली तुम देखो इस स्ट्रक्चर में, देखो अगर तुमको बनाना हो कभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो, तुमको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। इसमें देखो सारे के सारे बॉन्ड जो होते थे वो सिग्मा ही होते थे। एक आइडिया लग गया। अब जब आइडिया लग गया तो कहानी में होगा क्या, देखो सबसे पहले कार्बन, कार्बन पहले ग्राउंड स्टेट में बनाना चाहो तो बना दो भैया, फिर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आएगा, कार्बन फिर किस में आएगा? एक्साइटेड स्टेट में आएगा। मतलब ये तो खाली रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप भी रिप्रेजेंट कर दो कि आप रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ। रिप्रेजेंटेशन में हुआ कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में इसका आउटर मोस्ट 2s आया था और आउटर मोस्ट में 2p था। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये कुछ था। फिर एक्साइटेड स्टेट में आया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया तो देखो ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला आया, मतलब 2p में। अब इतनी चीज ध्यान दो, ये एक्साइटेड स्टेट में कुछ ऐसा होता है। अब जो सेंट्रल एटम होता है ना, मेरी बात अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक काम की चीज बता रहा हूं। सेंट्रल एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा वो मॉलिक्यूल की बेसिस पे डिपेंड करता है। उसको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उस बेसिस पे वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। काफी वेरिएशन होता है, जरूरी नहीं है कि कार्बन हर जगह पे 4 ही बॉन्ड बनाए और चारों के चारों बॉन्ड एक ही तरीके के हों, तो तब तो वो sp3 सब में करता। लेकिन यहां पर वो देखता है कि कहां पर 2 ही सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है, तो वेरिएशन करता है हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे यहां पर अब ये सर कैसे जानेंगे, तुम ये समझ के चलो कि हाइब्रिडाइजेशन कितने लोग करेंगे, कितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कितने लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पता चलता है। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वहां से आइडिया लग जाता है कि उतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है एक कार्बन के पास? 4। तो एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को चाहिए। तो इस वजह से चारों के चारों जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पर क्या अकर करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर करेगा। और जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होंगे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। ठीक है, ये तो मैं एक कार्बन की बात कर रहा था, तो ये यहां पर सेंटर पे है। अब देखो हुआ क्या, अब बॉन्ड कैसे बना मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। अब जो पहला कार्बन है उसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक है जी। तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि sp3 में स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो चारों अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे? टेट्राहेड्रली। ऑल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल मैनर। वो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगे? दे विल अरेंज इटसेल्फ देम टेट्राहेड्रल मैनर। तो वो टेट्राहेड्रली चारों अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये तो पहला कार्बन है, लेकिन एक ही कार्बन थोड़ी है, एक दूसरा कार्बन भी है, उसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ होगा। तो बगल वाले कार्बन में भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो भी अपने आप को कैसे अरेंज किए होंगे? दे विल ऑल्सो अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रली फॉर्मेट। वो भी अपने आप को कैसे अरेंज किए होंगे? टेट्राहेड्रली फॉर्मेट में अरेंज किए होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो भी अपने आप को टेट्राहेड्रली फॉर्मेट में अरेंज कर लिए होंगे। ये है देखो, ये देखो पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। मैंने देखो उसी देख देख के आपको समझा रहा हूं, रिलेट करते। अब बॉन्ड कैसे बना? तो सबसे पहले तुमने देखा कि पहले कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करता है, और एंड टू एंड ओवरलैपिंग के थ्रू बीच में देखो क्या बन जाता है? सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। क्लियर? पहले कार्बन दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करके क्या बना देता है? सिग्मा बॉन्ड बना देता है। क्लियर?
फिर अब आते हैं हाइड्रोजन। अब यहाँ कहानी क्या कहता है कि 4 हाइड्रोजन आएंगे और 4 हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल हैं ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप किया। तीसरा हाइड्रोजन आया, वो इसके साथ एंड टू एंड ओवरलैप किया। और जैसे एंड टू एंड ओवरलैप किया तो देखो ये 4 कार्बन हाइड्रोजन के और बॉन्ड बन गए, सिग्मा सिग्मा, चारों सिग्मा सिग्मा ही है क्योंकि एंड टू एंड ओवरलैपिंग है। सिमिलरली अकरिंग इन अनदर वन, इसमें भी वही हो रहा है कि भैया 3 जो हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन, इनके s ऑर्बिटल आएंगे और s ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अब तुम रिलेट करो तो देखो बॉन्डिंग कुछ ऐसी ही है। देखो एक कार्बन जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कैसे, एंड टू एंड ओवरलैप करके, हाइब्रिड हाइब्रिड। और एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो s के साथ ओवरलैप करके एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहां पर भी वही देखो सेम हुआ। तो ये जो बना है ये कहलाता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो जब भी इथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आएगा तो आपको यही बनाना होगा। ये बात याद रखिएगा। देखो ये चीज यही बनी है ऐसे कुछ। अब ये नहीं कि जब ये आए तो ये वाला बना के चले आओगे, ये बना के चले आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिले फिर आपको सर हमने तो स्ट्रक्चर सही बनाया था, हमें नंबर सर ने नहीं दिया तो गलत बात है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं इथेन के बाद। अब आते हैं इथीन पे। देखो अब सारी चीजें सिंपल हैं, मतलब अब तुम आराम से फास्टली वो काम सारे कर सकते हो। देखो कैसे, आपको मालूम है कि कार्बन जो होगा वो पहले ग्राउंड स्टेट में होगा, कैसे बनाया था। देखो इथीन का पहले स्ट्रक्चर बना लो। इथीन के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने के साथ साथ 2 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा होता है। ये इथीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर इस नॉर्मल स्ट्रक्चर में तुम ध्यान दो तो यहां पर ध्यान दोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और एक पाई होता है। ये होता है कहानी में। अगर नॉर्मली कहानी में देखो तो ये कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर देखो 2s है और 2s के साथ यहाँ पर क्या होता था, 2p होता था। सब में देखो वही सिमिलरिटी है, सब में बना रहा हूँ। हाँ बोलो सर। सी के बीच में सर केवल एक पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये सिग्मा बॉन्ड क्यों है बेटा, 2 बॉन्ड होते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक होता है सिग्मा तरीके का और एक होता है पाई टाइप का। मतलब ये नहीं कोई एक ही पाई होता है, उसको पाई नहीं कहते हैं, डबल बॉन्ड को पाई नहीं कहा जाता है, पढ़ा चुका हूं मैं ये। डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड है और 2 बॉन्ड में एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ठीक, उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट हो गया, अब फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में जैसे ला रहे थे, अभी खुद समझोगे कैसे क्यों हुआ, ये खुद समझ जाओगे। अब इसमें क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ चला जाएगा। तो देखो सब कुछ वही सिमिलरिटी है, सेम। अब आपको मालूम है कि सब में एक इलेक्ट्रॉन चलाया। आपको मैंने क्या बताया था कि कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेगा, उसका शॉर्टकट क्या है कि कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा है। कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा काउंट करो कितने हैं, कार्बन के सराउंडिंग में सिग्मा बटा काउंट करो कितने हैं सर 2। हाँ 1 2 3, 3 है ना, 3। तो यहां पर इस वाली देखा गया कि इस मॉलिक्यूल में चारों के चारों ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस बार केवल 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 ही पार्टिसिपेट करने का मतलब 3 तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएंगे, 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2nd हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 3rd हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनका नाम क्या कहलाएगा, sp2, क्योंकि 3 जब आपस में ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपने पढ़ा होगा उसको कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब यहां पे क्या अकर करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो अकर करेगा। और एक जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल। देखो इसका, देखिए जरूरत के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइज होगा ना, जरूरी थोड़ी सारे के सारे हो जाएंगे। एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी होता है कार्बन के पास। अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब पूरा का पूरा ऐसा ही होता था, p है और p अनहाइब्रिडाइज्ड ऐसे ही होता था, हाइब्रिड होने के बाद से बदलता था। अब मैं यही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। sp2 में शेप क्या होता था, 3 में शेप क्या होता था, ट्रायगोनल प्लेनर। 3 वाले में जो शेप होता था वो क्या होता था, ट्रायगोनल प्लेनर। अब थोड़ा ज्योमेट्री देखना, पहले कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सुनना, पहले कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज कर लेंगे, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन अ फॉर्मेट ऑफ ट्रायगोनल प्लेनर। ऐसे, इसको ट्रायगोनल प्लेनर क्यों कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए था। क्योंकि एक तरीके से अगर तुम ज्योमेट्री देखो तो ये एक ट्रायंगल है और एक प्लेन में है,
इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ठीक है, ये कार्बन हो गया। सिमिलरली दूसरा कार्बन है, अच्छा पहले कार्बन में एक चीज मैं बता दूं इंटरेस्टिंग बात, एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं जिससे समझ में आ जाए। मैं इसको बड़ा बना देता हूं जिससे समझ में आ जाए। पहला जो कार्बन है, इस पहले कार्बन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। कैसे? sp2 में, ट्राइगोनल प्लेनर में। तो जब ये अपने आप को कैसे अरेंज किए हैं? ट्राइगोनल प्लेनर में 120 पे अरेंज कर लिए सबको अपने आप को। दे विल ऑल अरेंज देमसेल्फ इन 120 डिग्री पे, ऐसे अरेंज कर लिए। लेकिन आपने देखा कि कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, तो क्यों ना मैं अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी बना दूं इसी के अंदर। ये देखो हमने ब्लैक में बनाया अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल को। 3 थे हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक था अनहाइब्रिडाइज्ड। 3 थे ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसको मैं देखो सेट करके बना दे रहा हूं, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, 4 हैं, 4, एक अनहाइब्रिडाइज्ड है। सेम यही वर्किंग बगल वाले कार्बन में भी होगा, यही सेम चीज। तो बगल वाले कार्बन में हम दूसरा कलर चेंज कर दे रहे हैं, उसमें भी 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, वो भी sp2 में हाइब्रिडाइजेशन करेगा। और तीनों अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ट्रायगोनल प्लेनर में। तीनों अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? ट्रायगोनल प्लेनर में। ठीक है, और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ही बचा होगा, क्योंकि 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड बचा होगा जो कि पूरा पूरा बनाया जाता है, तो पूरा पूरा हमने बना दिया। अब बॉन्डिंग पूरी समझना, कैसे समझोगे? तुमने देखा कि पहले एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे के साथ कंबाइन करके कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुआ। तो कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कैसे क्रिएट हुआ? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल के। और दो हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल हैं वो आएंगे, वो भी एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, और यहां पर क्या बना देंगे? सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। अब हाइड्रोजन आएंगे, उनके s ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 2 सिग्मा कैसे बने वो भी क्लियर हो गया। कैसे ये 2 सिग्मा बने हैं ये भी क्लियर हो गया। सेम वर्क दूसरी साइड, यहां भी 2 हाइड्रोजन आए, ये 2 हाइड्रोजन एंड टू एंड ओवरलैप किए, एक हाइड्रोजन यहां आया, वो भी एंड टू एंड ओवरलैप किया, और देखो ये सिग्मा भी बन गया। तो देखो ये दोनों सिग्मा भी बन गए। अब जब इतना बन गया, तो अब इसका एक ये जो है p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, ये ध्यान देना, ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप किया। तो मैं ऐसे बना रहा हूं भले 2 लाइन खींच के, इसका मतलब ये नहीं कि वो डबल बॉन्ड है। अब ये दूर दूर बन रहे हैं, 3D में दूर दूर नहीं होते, 3D में पास होते हैं, कुछ ऐसे देखो, ये कुछ ऐसे होते हैं, देखो ऐसे जो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। कलर वाले में दिख रहा होगा, साइड वाइज कुछ ऐसे p ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं 3D में। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये ओवरलैपिंग ही है, बस तुम पाई बना देना, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो ये जो 2 p ऑर्बिटल हैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल पहले कार्बन के पास, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के पास, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देते हैं, और ये कहलाएगा इथीन का क्या? इथीन का कहलाएगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल आराम से चीजों को बिल्कुल कंट्रोल वे में पढ़ा रहा हूं, कुछ भी कठिन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के, तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं कई बार देखा हूं, पूछ लेते हैं बच्चे, कुछ भी उल्टा सीधा बना के चले आते हैं। प्रैक्टिस करोगे नहीं, बना कहां पाओगे? ऐसे पूछेगा इथेन इथीन इथाइन का बना के दिखाओ, तुम बना किसी का भी सकते हो, अमोनिया का बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, यही कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल एटम देखेगा कितने सिग्मा बॉन्ड, उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन करेगा और फिर बनाएगा। अब लास्ट में इथाइन का और बना देता हूं, देन आप लोग फ्री हो। ठीक है, जल्दी से इथाइन का और बना देता हूं। इथाइन में कार्बन मैं सीधे एक्साइटेड स्टेट पे दिखा रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन आता था तो होता क्या था? 2s में बचता था 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p में बचता था, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन, ये होता था। पहले इथाइन अलग से बना लो। इथाइन में क्या होता है? 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिसे आइडिया लग जाए कि होता क्या है। अगर इथाइन की बॉन्डिंग को समझो जरा ध्यान से, तो उसमें ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये सिग्मा, और ये 2 पाई है। तो एक कार्बन के सराउंडिंग में 2 सिग्मा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp। ये भी तुम्हें आइडिया लग गया। एक कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा है? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। बात खत्म। अब जब इतना आइडिया लग गया तो आपको मालूम है कि यहां पर क्या करेगा? हेयर sp हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। आप लिख भी सकते हो, देखो ये सब लिखना पड़ेगा जब आएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आप ऐसे लिखोगे कि क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन अकर। यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो अकर करेगा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन अकर हो जाने के बाद होगा क्या? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये देखो बना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो ये बना, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले कार्बन के। लेकिन जो पहला कार्बन है इनके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड भी हैं, देखो
जो पहला कार्बन है इनके पास दो अनहाइब्रिडाइज भी हैं, एक अनहाइब्रिडाइज इसके पास है, एक अनहाइब्रिडाइज इसके पास, एक अनहाइब्रिडाइज इसके पास है, एक अनहाइब्रिडाइज इसके पास है। अब पहला कार्बन अपने आप को कैसे अरेंज करेगा, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले कार्बन अपने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को, समझिएगा, पहला कार्बन अपने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को लीनियर फॉर्म में अरेंज करता है। ध्यान देना, sp में स्ट्रक्चर लीनियर मिलेगा। ये पहला कार्बन हो गया। बगल में दूसरा कार्बन भी है, तो दूसरे कार्बन में भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिडेशन किए होंगे, तो उसके भी दो एटॉमिक और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो sp हाइब्रिडेशन करके अपने आप को लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। मैंने कलर इसलिए बदल रहा हूं जिससे पता चले ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन के पास दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये पहला अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये दूसरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और दूसरा जो कार्बन है उसके पास भी दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो कि पूरा मैं बनाता हूं। देखो, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कहानी खत्म। अब तुम खुद पूरी कहानी को समझो। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो ये देखो, ये सिग्मा कैसे बना, ये क्लियर हो गया। हाइड्रोजन आएंगे और हाइड्रोजन इस तरीके से क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बना देंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे और क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो ये दोनों सिग्मा कैसे बने, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको आगे की कहानी मालूम है। आगे कहानी में क्या होगा कि ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल हैं ये आपस में क्या करेंगे, साइडवाइज ओवरलैप करेंगे। अब दिख नहीं रहा लेकिन करेंगे ओवरलैप, ठीक है। आप ऐसा लाइन ड्रॉ करके दिखा देना, वो पता चल जाएगा कि साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं। और साइडवाइज ओवरलैप करने के बाद एक जब साइडवाइज ओवरलैप करेगा तो एक पाई बनेगा, दूसरा जब साइडवाइज ओवरलैप करेगा तो एक और पाई बनेगा, तो टोटल दो पाई बनेगा। तो ये दो पाई कैसे बने, ये भी समझ में आ गया। और ये जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं इथाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इथाइन का ऑर्बिटल या हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। नॉर्मल इथाइन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो मैंने आज की क्लास में लगभग पूरी चीजें तुमको सिखाई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स हो जाने के बाद क्या करते हैं, इक्वल नंबर के नए ऑर्बिटल, नए एनर्जी, न्यू इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के बनते हैं, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कई तरीके की हाइब्रिडेशन, sp, sp2, sp3, sp3d, कैरेक्टर कितना होता है ये मैंने सिखाया। हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल करके, वही पुराना फॉर्मूला ही यूज हो रहा था। तो हाइब्रिडेशन निकलवा भी सकता है आपसे। और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथेन, इथीन, इथाइन के और मिथेन का तो सबसे पहले सिखाया था। तो ये आपके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। इतनी चीज समझ लेने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए था। अच्छा कंटेंट था, अच्छा टॉपिक था, और आपको ये चीजें एक्चुअली में आनी चाहिए प्यारे बेटा, ठीक है।